चलो, तो कैसे हैं सब? बढ़िया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। एक्चुअली ये जो लेक्चर होगा दो लेक्चर में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हम लोग सिर्फ रिएक्शन फोर्स तक का पढ़ेंगे। वो क्या क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग देखते हैं, टॉपिक का क्या क्या है, ठीक है। चलो, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, आज जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, पहला टॉपिक होगा हमारा बीम और उसके टाइप्स। बीम एंड इट्स टाइप्स, एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। पहला लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। हेडिंग्स लिख लेते हैं। दूसरा होगा सपोर्ट के बारे में, सपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी बातें देखेंगे। अगला है हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस के बारे में, रिएक्शन फोर्स। जो सपोर्ट्स होते हैं उन पर कैसे कैसे रिएक्शन फोर्स आते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। अगला होगा हमारा टाइप ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड। किस तरह के भार वगैरह जो हमारे बीम वगैरह पे आएगी, तो उसके बारे में। फिर हमको निकालना होगा फाइंड रिएक्शन फोर्स, फाइंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और लास्ट में हम लोग निकालेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में, एस एफ डी एंड बी एम डी। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 5वें पॉइंट तक कवर करेंगे, अगले लेक्चर में इत्मीनान से एस एफ डी और बी एम डी करेंगे। क्यों ऐसा? कि ये क्योंकि जब ये सारी बातें जब हम पढ़ेंगे ना, ये सारी यहाँ तक की टाइप्स ऑफ लोड तक, उसके बाद ये सब जो जानकारी है 4th पॉइंट तक, वो हमारे 5th पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जब 5th पॉइंट का हम लोग जो सॉल्व करेंगे, कुछ डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको जो है बहुत अच्छे से रिपीट करना होगा, बार बार लगाना होगा, तभी आपको एस एफ डी और बी एम डी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इसमें रिएक्शन फोर्स निकालने में, वही जो है दिक्कत देता है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आज जो है, जब जब भी आप लेक्चर देखें तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्सेस को कॉपी पेन लेके बढ़िया से जो है लिख लिख के मेमोराइज कीजिए, उसको समझिए, ताकि जो है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में निकालने की दिक्कत ना हो। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा रिएक्शन फोर्स ही होता है, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगी अब बात आपको। चलो, पहला है हमारा बीम। बीम क्या होता है, पेन चेंज कर लेते हैं। तो पहला हमने लिखा बीम। तो देखो, बीम हम लोग घर वगैरह में देखते हैं, बेसिकली घर में ज़्यादा हम लोग को देख सकते हैं, आसान होता है हमें देखना, है ना। कुछ इस तरह से दिखता है बीम। टेढ़ा क्यों बन रहा है भाई? ठीक है, कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं अपने घर में छत के पास बीम वगैरह हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, बीम एक ऐसा हमारे स्ट्रक्चर का मेंबर होता है जिस पे ट्रांसवर्स लोड आता है, ठीक है। ट्रांसवर्स लोड मतलब परपेंडिकुलर लोड आप कह सकते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स लोड हम लोग पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, तो ज़्यादा यहाँ हम लोग इंटरटेन नहीं करेंगे। ट्रांसवर्स लोड ऐसे लोड होते हैं जो जो है ये लॉन्गिट्यूडल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। या फिर कहें कि लेटरल डायरेक्शंस में लगते हैं, ठीक। तो ये हमारा बीम होता है। तो बीम अगर कोई पूछे क्या होता है तो बताना कि बीम एक ऐसा हमारे स्ट्रक्चर का मेंबर होता है जो कि ट्रांसवर्स लोड बियर करता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है हमारा क्या, उसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स में 5 तरह के लिखे गए हैं, ठीक है। पहला होता है तुम्हारा कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। पहले सारे बीम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उसको ही पढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा सिंपली सपोर्टेड बूम बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। तीसरा आता है हमारा ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम, ठीक। चौथा हमारा है फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम। और लास्ट हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक। ये सब बहुत इजी है, इसमें बस थोड़ा सा आप अटेंशन दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ में, है ना।
चलो तो पहला कैंटिलीवर देखते हैं। फर्स्ट कैंटिलीवर, कैंटिलीवर ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, कैंटिलीवर बीम ऐसे बीम को कहते हैं जो कि किसी एक एंड पर फिक्स होते हैं। एक सेकेंड, ही गड़बड़ हो गया। किसी एक एंड पे फिक्स होते हैं और दूसरे एंड से फ्री होते हैं। फ्री का क्या मतलब है कि दूसरे एंड पे उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। ये अच्छा, ये वैसे टाइप्स ऑफ सपोर्ट का पोर्शन है, लेकिन अभी हम लोग इसको देख ले रहे हैं। ये फिक्स सपोर्ट होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना, ये ये फिक्स सपोर्ट होता है, ठीक है। दिख, ये लाइन को मत देखना, सिर्फ ये इधर वाला, ये हमारा फिक्स सपोर्ट होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ एक एंड पे फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स मतलब आपने देखा होगा घर वगैरह में कि छत पड़ती है, छत पड़ने मान लेते हैं ये छत है, ठीक है। ये कॉलम ऐसे मान लेते हैं, टेढ़ा ही बन रहा है यार। चलो, उसके बाद भी सरिया कुछ ऐसे बाहर निकली होती है ना, तो वही वही बात है, ये सरिया हमारा ये लाइन दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे समझ लो, ठीक। चलो, अरे ये क्या है, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। तो एक एंड पे ये सरिया जो है अंदर की ओर धसी हुई है, तो भाई बाहर तो निकल नहीं सकती। तो जब भी ऐसा कोई फिगर आपको दिखे या फिर कहे कि अगर ऐसी बीम कौन सी वो ऐसी बीम होती है, क्वेश्चन में कहे कि कौन सी ऐसी बीम होती है जो एक एंड पे फिक्स होती है और एक एंड पे फ्री होती है। देखो यहाँ इस एंड पे किसी भी तरह से जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, लेकिन इस एंड पे रिस्ट्रिक्शन है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो कहे कि एक एंड पे फिक्स और एक एंड पे फ्री होती है, ऐसी कौन सी बीम है, तो बता देना कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। चलो, पहली तो ये हो गई। दूसरी आती है हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरी आती है हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम, इसे एसएसबी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहता है कि एक ऐसी बीम होती है ये जिसके दोनों एंड्स जो है सपोर्टेड होते हैं। ये हिंज सपोर्ट का साइन है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट का साइन है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो ऐसी बीम को हम लोग कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, जो किस जिसके दोनों एंड, एक ये एंड किसी भी सपोर्ट पे सपोर्टेड हो, ठीक है। तो उसे हम एसएसबी कहते हैं, ठीक। चलो, फिर आता है हमारा कौन सा था, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, OHB नाम का कोई भी शब्द नहीं है इसमें, ऐसा मत सोचना कि मैंने लिख दिया है तो होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ शॉर्टकट लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर नाम लिखा हुआ है। ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, ये भी सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही सपोर्टेड होते हैं, लेकिन जरा सा इनमें डिफरेंस होता है। जैसे ये डिफरेंस होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, आप देख सकते हो, ये गड़बड़ हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी रोलर और हिंज सपोर्ट, यहाँ भी रोलर और हिंज सपोर्ट दोनों है, जैसे यहाँ एसएसबी में था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, हैंग कर रहा है। ओवर हैंगिंग मतलब ज़्यादा हैंग कर रहा है, हैंग कर रहा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा, तो उसी को कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। अगर ऐसी बीम आपको दिखे तो कहना कि ये ओवर हैंगिंग बीम है, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या है, फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम, ठीक। फिक्स्ड बीम क्या है, जैसे एक इस ऐसी बीम जिसके दोनों एंड, दोनों सिरे फिक्स्ड हों, मूवमेंट है ही नहीं, मूवमेंट उनका ज़ीरो है, ठीक है। ऐसी बीम को हम लोग फिक्स्ड बीम कहते हैं। ऐसी बीम को फिक्स्ड बीम कहा जाता है, और ये मैं बना दूं। चलो, ठीक है, ठीक है। दोनों एंड ऐसे फिक्स होंगे, वैसी बीम जिसके दोनों एंड फिक्स्ड हों, जिसमें कोई भी मूवमेंट ना होने को मिले, उसी को हम फिक्स्ड बीम कहते हैं, ठीक है। चलो, ऐसे इसकी ड्राइंग बनती है। फिर आता है आपका कॉन्टिन्यूस बीम। क्या आता है, कॉन्टिन्यूस बीम, ठीक है। इसमें ऐसा है, मतलब ऐसी बीम, ऐसी बीम जो दो या दो से अधिक सपोर्ट पे सपोर्टेड हो, ठीक है। दो या दो से अधिक सपोर्ट पे सपोर्टेड हो, तो उसे हम कॉन्टिन्यूस बीम कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये हो सकता है इसके आगे भी, यहाँ इसके आगे भी जो है स्ट्रक्चर हो, ठीक है। लेकिन जो डेफिनेशन हम से
पढ़ रहे हैं वो यही है, ठीक है। ऐसी बीम जो दो या दो से अधिक सपोर्ट्स के द्वारा सपोर्टेड हो उसी को हम कॉन्टिन्यूस बीम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्या था, अगला हम क्या पढ़ना है, सपोर्ट्स के बारे में। हाँ, सपोर्ट्स कैसे होते हैं यही पढ़ना था ना। हाँ सपोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं सपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, अगला है हमारे पास सपोर्ट्स। तो सपोर्ट्स कितने तरह के होते हैं, देखो बेसिकली तीन तरह के सपोर्ट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है रोलर, एक होता है हमारे पास हिंज, और एक होता है हमारे पास रोलर हो गया, हिंज हो गया, फिक्स्ड। ठीक है, रोलर, हिंज और फिक्स। रोलर हिंज को कहते हैं पिन सपोर्ट भी, पिन सपोर्ट भी कहते हैं। हिंज फिक्स को कहते हैं दूसरे नाम से जानते हैं इनबिल्ट, इनबिल्ट सपोर्ट, या फिर रिजिड, रिजिड सपोर्ट। ठीक है, रिजिड सपोर्ट, ठीक है। तो ये होते हैं। अब ये रोलर सपोर्ट दिखता कैसा है, कुछ इस तरह से, दो तरह से दिखता है। एक ऐसे, ये इस तरह से नीचे पहिया लगा होगा, त्रिकोण बना होगा, ट्रायंगल बना होगा, नीचे पहिया लगा होगा, तो ये रोलर सपोर्ट है। नहीं तो अभी जैसे हम लोग देख रहे थे गोला, ऐसे नीचे ये सरफेस, ये जो नीचे दिख रहा है ये सरफेस होती है। ठीक है, फिर हिंज, हिंज कैसे दिखता है, हिंज अभी हम लोगों ने देखा है वो इस तरह से, बस ऐसे ट्रायंगल बना, तो ये बाहर निकल गया है, बाहर नहीं निकलेगा ये। ठीक है, ये हिंज है। और अगर इसी पे कभी दिखा दे कहीं पे भी ऐसे पिन लगा हुआ तो भी ये भी हिंज ही है, इसीलिए इसे पिन सपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब इनबिल्ट, जो फिक्स सपोर्ट हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह से दिखता है फिक्स सपोर्ट, इसी को इनबिल्ट सपोर्ट क्या कहा जाता है, या फिर रिजिड सपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया इनबिल्ट सपोर्ट, इनबिल्ड, एक सेकेंड, इनबिल्ट सपोर्ट, इनबिल्ड, ठीक, इनबिल्ट सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट्स हो गया, हमें सपोर्ट्स के बारे में पता चल गया। अब हम इन सपोर्ट्स पर जो रिएक्शंस आती हैं उनके बारे में देखना चाहते हैं। ठीक है, देखें यही था, हाँ रिएक्शन फोर्सेस। ये रिएक्शन फोर्सेस में सपोर्ट्स के रिएक्शन फोर्सेस हैं। ठीक है, कि इन सपोर्ट्स को अगर हम एनालाइज करें तो किस किस तरह से हमें रिएक्शन फोर्सेस देखने को मिलती हैं। रिएक्शन फोर्स ऑन सपोर्ट, ठीक है। देखो जैसे कि हमने सबसे पहले क्या लिया था, यहाँ से देखते हैं रोलर सपोर्ट से, यहाँ से ये बीम के उससे ही हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। देखो जैसे कैंटिलीवर है, अब यहाँ फिक्स है, ठीक है। अब ये जो बीम है ये, तो अब देखो यहाँ पे हमने मान लिया कि लोड लगा दिया हमने, पी किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। ठीक है, पी किलो न्यूटन का एक लोड लगा दिया। अच्छा, क्या ये लोड ऐसे नीचे की ओर लगाने के कारण ये जो बीम है, ये जो बीम है ये नीचे की ओर बेंड करेगी, कुछ इस तरह से ऐसे बेंड करेगी, ऐसे की ओर बेंड करेगी, है ना, करेगी, बेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये बीम ऐसे नीचे की ओर शिफ्ट कर सकती है, ऐसे नीचे की ओर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है अगर लोड लगेगा। ठीक है, दो चीज हो गया। ठीक, अब इसको हटाओ, इसको भी हटा दो। ठीक है, अब क्या ये बीम, क्या लोड लगने के कारण इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, तो आंसर होगा नहीं मूव करेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं मूव करेगी। जब तक उस डायरेक्शन में फोर्स ना हो, हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं उस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें तीन रिएक्शन फोर्सेस देखने को मिलेगी। ठीक है, पहली, अगर ये बीम, ये लोड नीचे की ओर काम कर रहा है तो रिएक्शन फोर्स हमें एक ऊपर की ओर मिलेगा, तभी ये इसी के अंदर धंसा रहता है। वही अभी रॉड वाली बात, छत में रॉड निकली हुई होती है ना, वही वाली बात, कि अगर हम उसको पकड़ ऐसे नीचे की ओर बेंड करने की कोशिश करें रॉड को, तो नहीं बेंड होगी। ठीक है, या नीचे नहीं खिसकेगी। तो पहला खिसकने वाला हो गया, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक हमको जो है रिएक्शन मिल गया।
फिर अगर हम इसको निकालना चाहें, ऐसे खींच के ऐसे बाहर निकालना चाहें, तो क्या निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इधर एक रिएक्शन फोर्स लग रहेगा, ठीक है, एक एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक। क्या जब हम इसको ऐसे नीचे की ओर बेंड करना चाहते हैं तो बेंड तो हो जाती है। हमने देखा है, अगर बहुत ताकत लगा दें, जो सरिया एम्बेडेड होती है कंक्रीट में, तो बेंड तो हो जाती है, लेकिन वापस अपने पुराने शेप और साइज में आ जाती है ना। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स नीचे की ओर काम करता है। ऐसे नीचे, ये इसको ऐसे नीचे की ओर बेंड कर रहा है, तो अगर हम नीचे से इसको ऊपर की ओर उठा दें तो ये वापस अपने शेप में आ जाएगा ना। तो इसीलिए ये इस एंड पे, फिक्स एंड पे, इस एंड पे एक हमें जो है मोमेंट भी जनरेट होते हुए मिलता है, ठीक है। चलो, ये सब हटा दो, ये समझाने के लिए था। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रुको यार, तुमको इससे हटाते हैं, जल्दी से काम हो। हाँ, तो देखो, तो यहाँ लिख देते हैं कि फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस आएंगी? तो रिएक्शन हमको मिलती हैं यहाँ पे, रिएक्शन में ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। रिएक्शन हमें मिलती है तीन, तीन रिएक्शन मिलती है। कौन कौन सी? एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और एक हमें मोमेंट में मिलती है, या जिसको हम थीटा बोलेंगे। क्यों थीटा बोलेंगे ये भी देख लो। यहाँ हमने लोड लगाया, ये कुछ ऐसे बेंड हुई, ठीक है। ये यहाँ से ये नीचे की ओर कितना बेंड हुई, उसको हम एंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमने थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। बस यही बात है। हट जा हट जा हट जा। हाँ, तुम भी जाओ, ठीक। तो यहाँ तीन डायरेक्शन में, तो क्या तीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? ये बीम डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन फोर्सेस आ रही हैं। अगर आपको, आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, आप ऐसे खड़े हो, यहाँ दो लोग बना देते, नहीं दो लोग नहीं, ऐसे, ठीक। ये इस तरह से, और ये इस वॉल, यहाँ एक वॉल है, इस वॉल को धक्का दे रहे हो इस डायरेक्शन में, इस ऐसे इधर की ओर धक्का दे रहे हो, तो क्या ये वॉल खिसक के इस तरफ आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक। यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन मिल रही है, तो एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। थीटा में भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, जीरो है, ठीक। पहला हो गया। दूसरा, हिंज देख लेते हैं, हिंज। अब हिंज में देखो, ये, अब हिंज का सबसे अच्छा एग्जांपल समझो, डोर, हमारे घर का डोर कुछ इस तरह से होगा, मान लेते हैं। यहाँ पे एक हिंज लगा होगा जो इसको दीवार से जकड़े होगी, या फिर जो सॉकेट होता है उससे, ठीक है, जो चौखट होती है, ठीक है, उससे ये हमारा डोर कनेक्टेड रहता है। अब ये हिंज है, ठीक। हिंज अगर हम इस डोर को इस डायरेक्शन में ढकेलें, तो उस डायरेक्शन में चला जाता है ना, खुलता है बंद होता है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हम खोल सकते हैं इसको, डोर को, या बंद कर सकते हैं, ठीक है। एक बात तो क्लियर है कि थीटा जो हमारा होगा उसमें इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई ना कोई वैल्यू हमको मिलती रहेगी थीटा की, ठीक है। चलो, पहली बात हमको ये पता चल गई। दूसरी बात, क्या हम इस डोर पे अगर ऊपर से नीचे की ओर धक्का दें, पुश करें, फोर्स लगाएं, तो क्या ये नीचे की ओर बैठ जाता है? नहीं बैठता। क्यों? क्यों नहीं बैठता? क्योंकि ये जो हिंज है ये अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगा, इसलिए। एक सेकेंड, ठीक। इसलिए, अच्छा, ये बात हमें पता चल गई कि रिएक्शन फोर्स हमको एक अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। एक और चीज़, हटाओ इसको, इसको हटाओ। अब बात करते हैं, हाँ, हमने ऊपर से नीचे की बात कर ली और इसको एंगुलर घुमाने की बात कर ली। अब बात करते हैं कि अगर हम इस डोर को ऐसे बाहर की ओर खींच के निकालना चाहें, ऐसे कह रहे हैं कि हम यहाँ से निकाल ही देंगे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, तो क्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो हिंज हैं, डोर की हिंज है, वो इसको इस डायरेक्शन में
खींचेंगे डोर को, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक्स डायरेक्शन में भी हमको मिल रहा है रिएक्शन, वाई डायरेक्शन में भी रिएक्शन मिल रहा है, और थीटा में हमें रिएक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, थीटा में रिएक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक, चलो, तो ये डायरेक्ट ऐसे हम लिखते हैं कि हिंज, एक मिनट सबको हटा दो, हिंज, हिंज, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हिंज्ड सपोर्ट। ठीक है, हिंज सपोर्ट, जल्दी आ जा भाई, सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कितने रिएक्शन हमको मिलेंगे, रिएक्शन, ये आर एक्सन खुराफात है सिर्फ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। तो रिएक्शन कितने मिले हमें, दो मिले, किस किस डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन में हम लोग उस डोर को जो है तोड़ नहीं पाए, है ना, या फिर कहें कि मूव नहीं कर पाए। ठीक, लेकिन हाँ एक डायरेक्शन था जो उसमें हम लोग मूव कर ले गए, दरवाज़ा खुलता बंद होता है ना, मतलब थीटा में, थीटा में हम लोग इसको कर ले गए, इसमें कोई रिएक्शन नहीं मिली, यानी डिस्प्लेसमेंट किस में नहीं हुई। तो यहाँ लिखते हैं कि डेल्टा, ऐसे नहीं जैसे ऊपर लिखे वैसे लिखते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स में हमें, डेल्टा एक्स में, डेल्टा एक्स में हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं मिली, मतलब जीरो है, वैल्यू हमको कुछ नहीं मिली। डेल्टा वाई में भी जीरो, लेकिन थीटा में हमें डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ मिलेगी, जीरो वैल्यू नहीं आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे जो रिएक्शन है थीटा में नहीं है, इसलिए मैंने थीटा में नहीं लिखा, सिर्फ दो रिएक्शन है इसलिए मैंने इसे बस लिख दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम रोलर की, एक सेकेंड, हाँ, रोलर। अब ये रोलर है, ठीक है, ये रोलर सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये, ठीक है, रोलर सपोर्ट। अब यहाँ पे, यहाँ भी एग्जांपल से बात करते तो अच्छा समझ में आएगा। यहाँ देख लो, नीचे वाले में देख लो, ये यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, एग्जांपल क्या लेते हैं हम लेते हैं अपना ट्रैवल बैग। क्या उसमें रोलर लगे होते हैं, बिल्कुल लगे होते हैं, ऐसे पहिए लगे होते हैं ना, ऐसे पहिए लगे होते हैं, ये कुछ इस तरह से ऐसे दिखता है। ठीक, अब अगर ये सरफेस मान ले, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ये हम सरफेस मान लें। ठीक, क्या हम अगर इधर से इसको धक्का दें ऐसे अपने हाथ से, इसको पुश करें इस डायरेक्शन में, तो क्या इस डायरेक्शन में भागने लगेगा, बिल्कुल भागने लगेगा, रोलर लगा हुआ है। तो क्या ये डायरेक्शन हमारी एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है सर, बिल्कुल सही। तो एक्स डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अब क्या हम अगर हम इसको ऊपर से देखें, ऐसे ही देखो, इसको हम यहाँ से इस ओर घुमाना चाहें या उधर से इस तरफ घुमाना चाहें, तो क्या शक्तिमान की तरह से गोल गोल घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, बिल्कुल सर बिल्कुल घूमेगा। मतलब जो थीटा होगा उसमें भी हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है। अब ऊपर से नीचे अगर हम इसको वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर जो धंसाना चाहे, तो क्या धंस जाएगा नीचे के ज़मीन में, नहीं नहीं धंसता है। मतलब एक मिनिमम, अब तुम चाहो कि भैया नहीं नहीं बक्सा है, क्या कहते हैं, और इसको हमको नीचे की ओर धंसाना है, तो धंसा ही दोगे, उसमें क्या है। लेकिन एक बात कह रहे हैं, जनरल बात कह रहे हैं, तो क्या हमें वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो हमें वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वाई एक्सिस में ही रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, हम लोग देखो यहाँ पर है ना, हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन आ रहे हैं, इसलिए उसमें जो है मूवमेंट होगी नहीं होगी। देखो डेल्टा एक्स, यहाँ देखो डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो और डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बात हम कह रहे हैं कि उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिएक्शंस आते हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, सीधी बात। ठीक, तो ये बात हमें पता चल गई, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, रुक जाओ इसको मिटा दें, अब लिखते हैं डायरेक्ट जल्दी से। हिंज हो गया रोलर, अरे यार, रोलर सपोर्ट। अब इसमें कितने रिएक्शंस आएंगी, तो इसमें एक रिएक्शन आएगी, और वो कौन से डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना नहीं मतलब किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, क्या रिएक्शन। तो दो डायरेक्शन बची, तो मतलब दो डायरेक्शन में होगा, कौन कौन से, डेल्टा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और थीटा, एक सेकेंड, थीटा, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। वाई इज़ इक्वल टू, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि उसमें हमें रिएक्शन फोर्स मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट के बारे में, सपोर्ट हम लोग जान गए, और इसमें रिएक्शन सपोर्ट भी जान गए कि सपोर्ट के रिएक्शन कैसे कैसे आते हैं। कोई पूछे तो डायरेक्ट बताना, कि अगर कोई पूछे फिक्स सपोर्ट में कितना आता है रिएक्शन, तीन बताना, हिंज सपोर्ट में कितना आता है, दो बताना, ठीक है, रिएक्शन की बात हो रही है। और रोलर सपोर्ट में कितना आता है तो एक बताना। अगर पूछ ले डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो उल्टा जाएगा, फिक्स सपोर्ट में जीरो डिस्प्लेसमेंट, हिंज सपोर्ट में दो डिस्प्लेसमेंट, और रोलर सपोर्ट में एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या एक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसका कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये, एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। चलो, ये हो गया। हाँ, अब अगला टॉपिक क्या था, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक कहाँ गया, ये। हाँ, तो हमने तीन कवर कर लिया, अब टाइप ऑफ लोड की बारी है। लोड क्या कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ लोड यहाँ पढ़ ली, ठीक है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोड, ठीक, भार के प्रकार। अब टाइप ऑफ लोड देखो, पहला पॉइंट लोड, पॉइंट लोड। दूसरा यूडीएल, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, लिख देते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक, ये हो गया। फिर अगला है हमारा यूवीएल, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली फॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब पॉइंट लोड क्या होता है, देखो फिर से हम लोग जो है एसएसबी से समझते हैं, एसएसबी यानी सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह, उसके थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं बहुत आसानी से। अब ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों एंड पे सपोर्ट है, ठीक, हमारा बीम दो एंड सपोर्ट पे रेस्ट रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पॉइंट लोड को हमें समझना है, ठीक है। तो पॉइंट लोड ऐसा लोड होता है जो किसी पॉइंट पे आके लग रहा हो, किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा हो, ये मान लेते हैं, ठीक है। ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ठीक। तो ऐसा कुछ, अगर कोई लोड ऐसा बोले कि पॉइंट लोड क्या है, तो बोलना कि भैया ऐसा लोड जो किस बीम के या किसी स्ट्रक्चर के पॉइंट पे एक्ट कर रहा हो, तो उसे हम पॉइंट लोड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला। अब हम देखते हैं यूडीएल के बारे में। यूडीएल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, यूडीएल, ठीक है। फिर से हम एसएसबी बना लें फट से, और ये हो गया रोलर, ठीक। अब देखो यूडीएल दिखता कैसा है, सबसे पहले ये देख लो, ऐसे जंप करते हुए आपको दिखेगा, पहली चीज, ठीक। ये इसका फिगर है, एक तो फिगर से आप पहचान सकते हैं, दूसरा इसके लोड से आप पहचान सकते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक। इसकी यूनिट देख रहे हो कि यहाँ किलो न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ किलो न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये अंतर आता है लोड, लोड से पहचानने का, अगर लोड से पहचानना हो तो इस तरह से यूनिट से पहचानते हैं, मोस्टली हम लोग यूनिट से ही पहचानते हैं। मान लो कि ऐसे ना दिया रहेगा, आपको फिगर ऐसा ही दिया रहेगा, तो इसमें भी चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब क्या होता है कि पर मीटर डब्ल्यू किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये होता है। तो यूडीएल इस तरह दिखता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अच्छा, एक चीज़ और, यूनिफॉर्मली क्यों कहा जा रहा है, तो इस पे जो डब्ल्यू किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ना, वो हर एक जगह इस तरह से डब्ल्यू किलो न्यूटन का ही लग रहा है, हर जगह, हर जगह, यहाँ हर जगह, सब जगह डब्ल्यू किलो न्यूटन का ही लग रहा है, इसलिए इसे यूनिफॉर्मली नाम दिया गया है, कि डब्ल्यू किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है पर मीटर, वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ, मतलब ये जो पूरी लेंथ है, पूरे लेंथ पे समान लग रहा है, ठीक है, इक्वल लग रहा है,
कितना, डब्लू का। ठीक, चलो ऐसे अब आता है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये क्या है, एसएसबी बनाओ फट से। ठीक, अब इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि ये कुछ इस तरह से दिखता है। सीधे हो जा, ये यहाँ। ठीक, ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यूवीएल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो दो एंड, जो एक एंड पे, एक एंड पे इसकी मैग्नीट्यूड, जिसका वैल्यू आप कहें आसान भाषा में, या मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया। ये नीचे का डायरेक्शन इसलिए है कि दिखा रहा है कि फोर्स हमारा नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, इसलिए सोचना मत ज़्यादा कि ये नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं। बढ़ने का मतलब तो ऊपर होता है, तो नीचे क्यों, फोर्स हमारा नीचे लग रहा है। ठीक, और हाँ, इस एंड पे जीरो है और इस एंड पे डब्लू है। और ये भी इसका जो, ये इस तरह से किलोमीटर पर मीटर होता है। ठीक है, इसका भी यूनिट सेम है एज यू वी एल, सॉरी यू डी एल। ठीक, ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, इतनी बात हो गई किसमें, टाइप्स ऑफ लोड में। ठीक है, लोड इतने तरीके के होते हैं। एक और होता है लोड, वैसे वो लोड तो नहीं वो, लेकिन हम उसमें आता है, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह हम पूछ लेता कभी कभी, कि अगर मान लो कि इस तरह से मोमेंट लग जाए, एसएसबी लगा है और कहीं पे डायरेक्ट मूवमेंट आ जाए, इस तरह से शो करता है, पिन लगा के शो कर देगा, एम लिख देगा। ठीक है, तो वो कहलाता है मोमेंट। ठीक, ये भी लोड आता है, लोड में इंक्लूड किया था जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे अभी। अब वही आगे वाला स्टेप यही है मेरे ख्याल से। टाइप्स ऑफ लोड हो गया, और कौन सा बचा, इधर नहीं, टाइप्स ऑफ, हाँ, फाइंड रिएक्शन फोर्सेस। अब फाइंड रिएक्शन फोर्सेस, अब मेन चीज़ आता है कि जितना चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, अप्लाई करेंगे सब रिएक्शन फोर्सेस का। ठीक है, रिएक्शन फोर्सेस, रिएक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल से ये भी समझेंगे हम लोग। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा चलो देखो, यहाँ पहला एग्जांपल हमारा ये है पहला। इसमें हम फिर से एसएसबी बना ले, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये हो गया हिंज, ये हो गया रोलर। ठीक, और यहाँ पे कहीं मिड पे आ रहा है हमारा पॉइंट लोड। ठीक है, वही तीनों लोड के हिसाब से हम लोग अपना ये रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यही सबसे मेन है एसएसबी का, पहल या एसएफडी बीएमडी में सबसे पहला स्टेप हम लोग रिएक्शन फोर्स ही निकालते हैं। इसलिए इसको बहुत आसान, अच्छे से देखना, अब बहुत इजी समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लो, यहाँ पॉइंट बी मान लो। ठीक, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, ए और बी। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर ये ऊपर से लोड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन फोर्स भी लगेगा क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट रिएक्शन फोर्स देते हैं। ठीक है, यहाँ भी लगेगा। अब बात आती है कि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ दो रिएक्शन आती है ना हिंज पे। हम लोगों ने यहाँ पीछे देखा है ना, रुको दिखा देते हैं फट से। किधर गया, ये देखो, हिंज पे हमने दो सपोर्ट लिखा हुआ है, दो रिएक्शन। आर एक्शन मतलब रिएक्शन दो, एक कौन सा, हॉरिजेंटल यानी एक्स डायरेक्शन में, एक वर्टिकल यानी वाई डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्टिकल में ही शो किया है, हॉरिजेंटल में शो नहीं किया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हॉरिजेंटल में हमारे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी इस तरह से फोर्स कोई भी नहीं लग रहा, चाहे इस तरह इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, है ना, चाहे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसलिए हम लोग उस डायरेक्शन के लिए वो फोर्स नहीं लेंगे जिस डायरेक्शन, सॉरी, वो रिएक्शन नहीं लिया जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन का कोई रिएक्शन नहीं, फोर्स नहीं है, तो कोई रिएक्शन भी नहीं आएगा। तो यहाँ आर ए लिख दो, रिएक्शन फोर्स एट ए, और यहाँ लिख दो आर बी, रिएक्शन फोर्स एट बी। ठीक, अभी हम इसकी वैल्यू नहीं जानते हैं, अब हम निकालेंगे आर ए और आर बी की कितनी वैल्यू होगी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि दे देगा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक, दोनों एंड जो है सपोर्टेड है, एक पे हिंज है और एक पे रोलर है। अब बताओ मिड पे लोड लग रहा है। ठीक है, मिड पे, मिड पॉइंट पे लोड लग रहा है, पूरे स्पैन के मिड पॉइंट पे लोड लग रहा है।
तो बताओ उस पे आर ए और रिएक्शन की वैल्यू बताओ, आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो, तो इतनी बातें ठीक है। अब देखो, अब हम जानते हैं यहाँ से कुछ चीज़ें फिर से एक बार देख लेते हैं। जो ये पी किलो न्यूटन का लोड है नीचे की ओर डायरेक्शन में लग रहा है और रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक। पहली चीज़, क्या ये जो पी किलो न्यूटन का लोड है ये बीम को नीचे की ओर लेके जाएगा? बिल्कुल लेके जाएगा, इसीलिए रिएक्शन फोर्स लग रहा है सर। कोई बात नहीं, चलो बढ़िया। क्या ये पी किलो न्यूटन का लोड इसको इस तरह से बेंड करेगा? बिल्कुल बेंड करेगा। इसको इस तरफ से बेंड करेगा? बिल्कुल बेंड करेगा, ठीक है। मतलब ये पी किलो न्यूटन लोड, ये पी किलो न्यूटन लोड जो परेशानी ला रहा है उसमें हमें सेव करना है इसे, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले लिखो, क्या लिखना है हमें? रिएक्शन फोर्स निकालने का सबसे पहला है कि ऑल अपवर्ड फोर्स, ऑल अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड इज इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स। अब ये क्या है इसको अभी समझते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। अब देखो, ऑल अपवर्ड क्या है? आर ए और आर बी है, ठीक। इज इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कितने फोर्सेस है? पी किलो न्यूटन, तो ऐसे लिख दो, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी किलो न्यूटन, ठीक। ये लिख दिया आपने। सबसे पहले पहला स्टेप यही है, स्टेप वन, रिएक्शन फोर्स निकालने का इस पहला स्टेप, ठीक। इसको इक्वेशन वन मान लो, ठीक है। चलो, अब हम एक सेकेंड, यहाँ हमने समीशन नहीं लिखा, गड़बड़ा जाएगा, रुक जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, फट से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा नीचे, और अब समेशन। तो देखो, यहाँ सब तीन समेशन होते हैं, इक्विलिब्रियम के तीन तीन इक्वेशन होते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो या तो देखो मान लो ये बॉल ही है, तो अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन में मूव कराना चाहें फोर्स दे करके तो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। वाई डायरेक्शन में उछालना चाहे ऐसे आसमान में तो आसमान में उछल जाएगा, ठीक है। उसको ऐसे ऐसे घुमाना चाहें तो घुमा भी सकते हैं, ठीक है। तो तीन दिशाओं में हम इसको घुमा सकते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसे उन्हीं डायरेक्शन में इसको जो है रोकना होगा। अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें रिएक्शन भी लगाना होगा। तो एक होता है एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं, एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, और एक होता है मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, एम जेड इक्वल टू ज़ीरो, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे एक्स डायरेक्शन में हम लोगों ने देखा कि भैया एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो हम इसको यूज़ नहीं किए, इसीलिए हम यहाँ नहीं यूज़ करेंगे। तो सिर्फ वाई डायरेक्शन और मोमेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसी में हमारी बीम कन चेंज आ रहे हैं उसमें, ठीक है, उसी में हमारी बीम डिफ्लेक्ट कर रही है। चलो, तो सबसे पहले समीशन एफ वाई लगा लेंगे, एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जितने भी वाई डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उनका समेशन, यानी उनको ऐड कर लो। तो जब ऐड करेंगे कुछ ऐसा ही स्टेप वन जैसा ही लिख के आएगा, ऐसा, ठीक है। कि आर ए देखो, अब वाई डायरेक्शन में एक आर ए फोर्स है और एक आर बी फोर्स है, तो हमने आर ए प्लस आर बी लिख लिया। फिर बराबर ऑल डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स, ऑल डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सा है? पी किलो न्यूटन का, देखो नीचे की ओर लग रहा है इस तरह से, है ना। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या कहता है कि एम जेड बराबर ज़ीरो, क्योंकि एम जेड क्यों लगा रहे हैं, फिर से वही चीज़ कि ये लोड की वजह से बीम हमारी इस तरह से नीचे की ओर बैठ रही है, ठीक है, नीचे की ओर मुड़ रही है, ठीक। तो इसलिए, तो स्टेप टू लिख, स्टेप टू, समेशन एम जेड इक्वल टू ज़ीरो, ये हम लगाएंगे, ठीक है। अब एम समेशन एम जेड बराबर ज़ीरो यानी मोमेंट बराबर ज़ीरो। मोमेंट क्या है? मोमेंट होता है, एक सेकंड, एम जेड नहीं लिखा जाएगा, एम ए लिखा जाएगा। अभी क्यों लिखा जाता है वो भी बताते हैं। तो ये पूरा चला गया, एम ए, ठीक है। सबसे पहले मोमेंट के बारे में जानते हैं, एम बराबर मोमेंट, मोमेंट, ये मोमेंट ही है, मूवमेंट नहीं है, मोमेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। ये मैंने खुराफात वाला काम किया शॉर्टकट में, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये हर जगह यूज़ करना जब रिएक्शन फोर्स निकालना होगा तब, ठीक है, जब भी मोमेंट निकालना होगा।
रिएक्शन फोर्स ना बोल के मोमेंट बोलना ज़्यादा सही है। जहाँ जहाँ मोमेंट निकालना होगा वहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। अब फोर्स क्या है इसमें? अब पहले तो चीज़ तो ये ए वाली बात हम लोग देख लेते हैं। ए, यहाँ पे मैंने z लिखा था, यहाँ पे a लिख दिया है। z इसलिए कि जब हम x y z डायरेक्शन देखेंगे, एक ये आपका हो गया y डायरेक्शन, यहाँ से z डायरेक्शन x डायरेक्शन, और यहाँ से एक z डायरेक्शन। ठीक, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ये भी काम। ये बेसिक है इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी करने को। x यार क्या कर रहा है? ठीक है, x और ये z। एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला तो हमने लिख लिया। एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये लिख लिया। अब ये मोमेंट यानी इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो उसे हम मोमेंट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो जेड डायरेक्शन है नहीं, यहाँ इसके अबाउट घूम रहा है। अगर हम इस यहाँ पे देखो, ये बीम वाले में यहाँ पे ये इस तरह से घूम रहा है ना नीचे की ओर, तो ए के अबाउट घूम रहा है। अगर इसको घुमा दो पूरा ऐसे, तो ऐसे से घूमेगा ना, तो अबाउट का मतलब यही है, इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो ए के अबाउट घूम रहा है, इसलिए एम उसके पैरों में ए लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बी की ओर कहते कि एम ऐसे लिखते कि सर समेशन एम बी इक्वल टू ज़ीरो कर दो, तो एम बी का मतलब क्या है? तो बी को पॉइंट को ऐसे स्थिर मान लेते, यानी कि फिक्स मान लेते, और बीम कुछ ऐसे नीचे की ओर घूमती। तो पूरा कैसे घूमती? ऐसे घूमती, ऐसे उसी के अबाउट। अबाउट का क्या मतलब हो गया? उसके अबाउट, उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। चलो 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 बैक आ जाओ, हाँ ठीक है। तो ये बात हमको लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। मोमेंट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तब ए, अब इसमें देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? अब देखो फोर्स क्या होगा। फोर्स हमारा आर बी है, आर ए है और पी है, ठीक। तो पहले हम लोग जितने भी फोर्सेस हैं उनको लिखेंगे, यानी आर बी। अच्छा, एक और चीज़, इसको लिखने से पहले एक और चीज़। अगर फोर्स हमारा बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा है, तो जो समेशन में साइन लेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा है, नेगेटिव ले लेंगे। अब देखो कैसे, अब इसको समझते हैं। ये आर बी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आर बी। तो ये जब इसको ऊपर की ओर पुश करेगा बीम को, तो क्या बीम ऐसे ऊपर की ओर जाएगी? ऐसे ऐसे ऊपर की ओर जाएगी, है ना। ये जाएगी जाएगी जाएगी। अगर हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बोले तो क्या ऐसे घूम जाएगी? ऐसे घूम जाएगी, है ना। तो ये कैसी एंटी क्लॉकवाइज है? अब अगर और अच्छे से देखना है तो यहाँ देखो, इस तरह से ऐसे मान लो, ऐसे जाता 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 ए की ओर, ठीक, इस तरह से मान लो, ज़्यादा अच्छा है। तो ए की ओर घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव हमने ले लिया। यहाँ नीचे, यहाँ स्टेप टू के नीचे देखो, यहाँ पॉजिटिव। फिर अब ऊपर आ जाओ, वापस फिगर पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पी, पी लोड लग रहा है। पी लोड कैसे जा रहा है? नीचे की ओर। तो क्या नीचे की ओर ये बीम ऐसे बेंड होगी? ऐसे नीचे की ओर बेंड होगी। तो अभी हमने बताया था ए के अबाउट, तो ये क्या इसको इस तरह से बेंड करेगी? ये ऐसे ही तो बेंड होगी नीचे की ओर, ठीक है। ये ऐसे तो मुड़ेगी, ये ऐसे मुड़ के ऐसे जाएगी ऊपर की ओर, है ना। तो वही बात है कि ये तब कैसा शो कर रहा है ये मोशन क्लॉकवाइज है ना। ये पी वाला फोर्स, यहाँ ऊपर देखो, पी वाला फोर्स या नीचे की ओर ऐसे घुमा रहा है इसको, ठीक है। इसमें दिख नहीं रहा होगा, एफ दिखेगा। ये पी फोर्स इसको ऐसे नीचे की ओर ऐसे घुमा रहा होगा, है ना। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब यहाँ आर भी देखो, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। चलो, ये बातें ध्यान रखना, मूवमेंट निकालने में इन बातों का ध्यान रखना। चलो, अब देखो, अब हमने कहा कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सबसे पहला फोर्स हमारा कौन सा है? आर बी। आर बी देखो, ए के अबाउट निकाल रहे हैं तो वो फिक्स रहेगा। जितनी भी फोर्सेस निकालेंगे वो आर बी से निकालेंगे, पहली चीज इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर तुम बी से कर देते हो, जैसे कि अभी हमने लिखाना था ना, समीशन समेशन बी इज इक्वल एम बी इक्वल टू जीरो, तो बी पॉइंट तुम्हारा फिक्स हो जाएगा और ए से सब कुछ निकाला जाएगा। जैसे हम बी से निकाल रहे हैं वैसे अब ए से निकाला जाएगा, ठीक है। बी, बी वाला जो पॉइंट है उसे फिक्स कर देना, ठीक है। रुको हम कैसे दिखाते हैं, रुको दिखाते हैं। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये लाइन ये गई, तो अगर हम देख सकते हैं, तो अगर हम एक एंड ए मान लें, एक बी मान लें, तो देखो बी वाला एंड ऐसे घूम रहा है ना। इसी की बात हम कर रहे हैं। जब हम समेशन एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक, पहली चीज़। और अगर समेशन बी कर दें तो कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलेगा, ये इस तरह से, ये मोशन देख रहे हो, बस यही चीज़, ठीक है। एक एंड फिक्स हो जाएगा, जिस एंड के बारे में तो वैसे लिखोगे ये समेशन,
अगर समीशन बी लिख दोगे तो बी एंड फिक्स हो जाएगा। हम लोग समीशन ए नीचे लिखे हुए हैं तो ए एंड फिक्स है, ठीक है। चलो टाटा। अच्छा तुम बच गए, चलो ठीक है, समझ में आया होगा बढ़िया से। चलो तो पहला है आरबी। अब देखो आरबी हम लिख ले रहे हैं, पहले आरबी लिख ले रहे हैं, ठीक। और वो जो मोशन था उसका लोड का, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने कैसे लेना चाहे, पॉजिटिव। तो आरबी के आगे तुम पॉजिटिव लिख देना, ठीक है, पॉजिटिव। फिर आता है पी किलो न्यूटन का लोड। ये कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज लग रहा है। और क्लॉकवाइज हम कैसे लेंगे, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव। तो हम लिखेंगे निगेटिव पी किलो न्यूटन, ठीक है, पी किलो न्यूटन लिख लो, ठीक है। फिर आता है आर ए। अब आर ए, एक सेकेंड, एक चीज हम लोग वो लिख रहे हैं ना, मोमेंट, रुक जाओ, ठीक है। अब देखो आर बी लिख लिया हमने, ठीक, आर बी लिख लिया। अब आर बी फिर से देख रहे हैं ना, फिर से देख लेते हैं। ये देखो आर बी, हमने फोर्स लिख लिया, मोमेंट सब कुछ भूल जाओ, फिर से स्टार्ट करते हैं। मोमेंट है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने फोर्स आर बी लिख लिया। आर बी पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है, बीम को, इसलिए हमने आर बी लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो आर बी से जो हम ए की ओर चल रहे हैं ना, तो ए की ओर कितना चल रहे हैं, तो ये एल देखो लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, एल, ठीक है, एल, एल डिस्टेंस, एल डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं आर बी से ए की ओर, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा, एल से। एल इसलिए क्योंकि ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर बन रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानते ही हो ना, देखो ये आर बी जा रहा है और यहाँ से ये पॉइंट ए है, तो ये इसके बीच में परपेंडिकुलर है ना, यही बात कह रहे हैं। चलो ठीक है, तो एल से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब अगला क्या है, पी। पी, पी का कहाँ पे लग रहा है, मिड में। याद करो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई बीम है जिस पे मिड पे लोड लग रहा है तो उसका जो है रिएक्शन फोर्स बताओ। तो आज ये जो पी है कि मिड पे लग रहा है, ठीक। तो मिड पे लगने की वजह से तो ये एल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो जाएगा एल बाई टू, ठीक है, एल बाई टू। अब ये पी कैसा घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले ये याद रखना कि जो साइन होगा वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स क्या है, पी, ठीक, इनटू डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू, एल बाई टू, ठीक, ये हो गया, इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा अब बहुत लोग पूछेंगे कि भाई इज इक्वल टू ज़ीरो क्यों लगा दिए, ये आर ए भी तो है, आर ए भी तो जो है फोर्स है, बिल्कुल फोर्स है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। यहाँ आर ए जाते जाते कहाँ, यही पॉइंट पे तो है, तो इस पॉइंट पे ही निकालना है, ठीक, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इस पॉइंट पे निकालना है। तो क्या इस पॉइंट पे अगर निकाल रहे हो, जो हम पॉइंट बना दें, तो क्या यहाँ कोई डिस्टेंस दिख रही है, नहीं, ये तो पॉइंट है भाई, ऐसे जा रहा है ना आरे, इस पॉइंट पे, ठीक। तो पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी है, ज़ीरो है, इसलिए हमें यहाँ पे आरे नहीं लिखना है, आरे ज़ीरो हो जाएगा। अगर आरे फोर्स लिख दो इंटू परपेंडिकुलर, यहाँ डिस्टेंस है, नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो तो क्या आएगा, टोटल ज़ीरो आ जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो ना लिखो, दोनों बराबर है। अरे ठीक है, ये हो गया, ठीक। अच्छा यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, पी से एल बाई टू एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो आर बी इंटू एल माइनस पी एल बाई टू, स्टेप बाई स्टेप लिखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। आर बी इंटू एल, अब ये पी एल बाई टू को इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ, तो इक्वल टू, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी एल बाई टू, मैं साइन भी लगा दे रहा हूँ प्लस का। अब ये एल को नीचे ले जाओ, तो आर बी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में जाएगा, है ना एल, अगर हम इक्वल टू के इस तरफ ले जाएं, तो पी एल बाई एल टू, या टू एल कह लो या एल टू कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आर बी कितना आ गया, आर बी हमारे पास आ गया पी बाई टू, ठीक, ये आ गई हमें एक पहली वैल्यू, पहला रिएक्शन हमें मिल गया, रिएक्शन की वैल्यू, ठीक है। आर बी हमें पता चल गया, अब हमें आर ए निकालना है। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ना, इसी में आर बी की वैल्यू पुट कर दो। अगला स्टेप लिख दो यहाँ, थोड़ा और ऊपर हो जाए भाई, स्टेप थ्री,
ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी किलो न्यूटन। ठीक, अब आर बी की वैल्यू कितनी है, पी बाई टू, आर ए प्लस पी बाई टू। ये ठीक से हो जा, पी बाई टू इक्वल टू पी किलो न्यूटन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो p बाई टू है इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, आर ए इज इक्वल टू पी माइनस पी बाई टू। ठीक, एलसीएम ले लो, आर ए इज इक्वल टू बाई टू, वन टू टू, टू माइनस पी, टू पी माइनस पी। ठीक है, तो आर ए कितना हो गया, पी बाई टू। ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ये आर ए है, आर डी नहीं। ठीक है, तो ये हमें दोनों वैल्यूज़ हमें रिएक्शन की मिल गई। अब देखो यहाँ कितना आया, पी बाई टू, आर बी का भी आया, ए का भी आया। ठीक, पी बाई टू, इसका मतलब क्या है, अगर कोई फोर्स किसी सिंपली सपोर्टेड बीम या किसी भी बीम पे मिड पे लग रही है, पूरे स्पान के मिड पे लग रही है, ठीक है, तो वो इक्वल फोर्स, जो रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा। ठीक है, चलो पहला तो हो गया भाई, पहला हो गया। अब हमें दूसरा एग्जांपल देखना होगा, वो है यूडीएल का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल का। ठीक, बनाओ सिंपली सपोर्टेड, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड। ठीक, यूडीएल में ऐसे 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 जाता है। ठीक, और ये जो फोर्स है तुम्हारा डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, यहाँ ए पॉइंट इसको मान लो, बी पॉइंट इसको मान लो, तो ये आर ए हो जाएगा, ये आर बी हो जाएगा। मेथड सारा सेम है, कोई दिक्कत, बस इसमें एक स्टेप देखना होगा। अगर डायरेक्ट ऐसे निकालने जाओगे तो नहीं निकलेगा ये। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, वही पिछले क्वेश्चन वाला। ठीक है, पहले जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। हाँ, तो हम लोग अभी जब सपोर्ट पढ़ रहे थे तो टाइप्स ऑफ लोड पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने यूडीएल की बात की थी। ठीक है, तो यूडीएल हमको पता है कि यूडीएल का मतलब क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पूरे स्पान पे यूनिफॉर्मली जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को यूडीएल कहते हैं। तो डब्ल्यू किलो न्यूटन हर हर एक जो है पॉइंट पे है। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा ना, कुछ ऐसा रेक्टेंगल जैसा। अगर हम, ये रेक्टेंगल तो नहीं है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसा। और ये अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट कर दें, कैसे करें, ये तो इस तरह से, पूरे में नहीं हुआ लेकिन समझ लो पूरा ही है, ये लो, अच्छा पूरा ही कर देते हैं इस तरह से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इस एंड पे, इस एंड पे और इस एंड पे डब्ल्यू किलो न्यूटन फोर्स है। ठीक, पहली बात। और हमने क्या कहा कि डब्ल्यू किलो न्यूटन फोर्स पूरे स्पान पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहा जा रहा है। तो अगर इसका हम ऐसे शेप देखें, मतलब याद रखने के लिए हमको कह रहे हैं, ठीक है, याद रखने के लिए कि ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि अगर रेक्टेंगल में बोलूँगा तो आप लोग उसका, अगर मैं कहूँ कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, तो बता दोगे कि लेंथ इंटू विड्थ, है ना, एल इंटू बी कह दो। ठीक है, एल हमारे ये मान लेते हैं और बी हम ये मान लेते हैं, बी कह दो चाहे हाइट कह दो चाहे डेप्थ कह दो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो अगर हम ये कर लें तो हम क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो। अब हम सबसे पहले इसको जो है एल कर दो पहले, एल। ठीक है, सबसे पहले हमको इसको जो है पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा, पूरे लोड को, क्योंकि यूनिफॉर्मली अगर निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा यूडीएल का। क्यों नहीं निकलेगा, हर एक पॉइंट पे लोड आ रहा है, हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे। दिख ही नहीं रहा होगा, हाँ यहाँ दिखेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे। तो हर एक पॉइंट पे कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए इसको पहले टोटल लोड में कन्वर्ट करो। इसीलिए
मैंने कहा कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल के शेप में बन जाएगा। जब कई बार ट्राई करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना सही चीज़ है कि ये रेक्टेंगल में होने से हमको याद रह जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से करते हैं, रुको बताते हैं। ये हो गया ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, अब रेक्टेंगल का क्या था कि एल इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ हाइट की टाइप दिख रही है इसलिए मैं हाइट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ये एल है। ठीक है, ये एल मान लेते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये आता है रेक्टेंगल का हमारा एरिया। अब यहाँ पे एल कितना है, तो एल तो हमारा स्मॉल एल है, ये ले लो स्मॉल एल। और एच कितना है, तो एच हमारा डब्लू है, डब्लू। तो क्या सर डब्लू इंटू एल हो जाएगा, डब्लू एल बन जाएगा, हाँ। डब्लू एल तुम्हारा टोटल लोड बन जाएगा, टोटल लोड तो डब्लू एल तुम्हारा टोटल लोड बन जाएगा। ठीक है, और ये जो टोटल लोड है कहाँ पे आएगा, तो ये आएगा मिड स्पान पे। ठीक है, स्पान के कहीं बीच में। टोटल लोड हम लोग कहते हैं नहीं, टोटल लोड कहाँ पे ऐड कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो कहते हैं मिड पे। तो वही वाली बात है। अब ये किलो न्यूटन सिर्फ रहेगा, पर मीटर हट जाएगा। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ एल, एल इंटू डब्लू लिखा हुआ है। एल की क्या होती है वो, यूनिट, यूनिट होती है एल, यहाँ यूनिट लिख लो मीटर, इंटू डब्लू यानी कि किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ डब्लू हमारा किलो न्यूटन पर मीटर में था, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो एल इंटू डब्लू किलो न्यूटन, और इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे डब्लू एल हो गया तो किलो न्यूटन बन गया, तो ये भार में बदल गया, तो डब्लू किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, चलो, तो हमने टोटल लोड में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग जैसे पहले निकाले हैं पॉइंट लोड को, पॉइंट लोड में वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि पहले हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, चलो स्टेप वन ऐसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ कोई भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। ठीक, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल, जीरो नहीं डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फिर दूसरा क्या है, समेशन एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो कर लो। ठीक है, एम ए इक्वल टू ज़ीरो, इसको करने से हमें क्या मिलेगा, पहले तो ये हमेशा बना लेना, और मोमेंट लिख लेना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मुझे याद है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमेशा लिखना, हमेशा बार बार, ताकि वो रट जाए। प्रैक्टिस से रटेगा तो बहुत अच्छे से रटेगा। ठीक है, चलो, तो आर बी इंटू डिस्टेंस हमारी एल थी, एल लिख दो, और पॉजिटिव हो गई क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी आर बी। ठीक है, फिर माइनस, माइनस में जाएगा ये डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एल था, यहाँ पिंक से लिखा हुआ है, तो ये एल बाई टू यहाँ हो जाएगा, एल बाई टू यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और हम ए के अबाउट ले रहे हैं, तो माइनस डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू। ठीक, मल्टीप्लाई इक्वल टू ज़ीरो। अब आर बी इंटू एल, अब मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। माइनस, यार ठीक से हो जाए भाई, यहाँ पे माइनस करता हूँ। ठीक है, हट, यहाँ माइनस करता हूँ। ठीक, माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई टू बराबर ज़ीरो। ठीक है, फिर आर बी इंटू एल, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, माइनस तुम्हारा प्लस में बदल जाएगा, सीधी सी बात है। और जब प्रोडक्ट में तुम्हारा कुछ लिखा हो उसको जब तुम इक्वल टू के उस तरफ ले आओगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एल टू लिख लो चाहे टू एल लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक स्क्वायर से यहाँ एल कट गया, तो आर भी कितना आ गया, डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, ये आ गया, जुड़ जा। ठीक है, आर बी आ गया। अब हम आर ए निकाल लेंगे, आर बी की वैल्यू हम उठा के किस में रख दें, आर ये इक्वेशन फर्स्ट में, जैसे पीछे किए थे वैसे ही। तो यहाँ लिख दो अगला स्टेप, थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट पुट वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या था इक्वेशन फर्स्ट, आर ए प्लस आर बी
बराबर डब्ल्यू एल। ठीक, आर ए प्लस आर बी डब्ल्यू एल बाई टू इज इक्वल टू डब्ल्यू एल। ठीक, अब लिखो आर ए आर ए आर ए, ये डब्ल्यू एल उठा के डब्ल्यू एल बाई टू उठा के इक्वल टू के उस तरफ, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक, एलसीएम ले लो, ये हो गया टू, ये हो गया टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल। ठीक, टू डब्ल्यू एल में से डब्ल्यू एल घटा तो कितना आ जाएगा डब्ल्यू एल, तो डब्ल्यू एल बाई टू, ये आंसर आ गया। तो हमें पता चल गया कितना आएगा, हाँ डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, आर ए आर बी की वैल्यू डब्ल्यू एल बाई टू। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि बताओ कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर का, तो बताओ उस पर रिएक्शन फोर्स कितनी आएंगी, तो इतनी आएंगी। ठीक है, आर ए आर बी की इतनी वैल्यू आ जाएगी। चलो ये हो गया। अब एक लास्ट बचता है हमारा यू वी एल, थर्ड हमारा है यू वी एल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, बना लो सिंपली सपोर्टेड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस ओर तुम्हारा रोलर लगा है, किस ओर हिंज है। ठीक है, चलो ठीक, यहाँ डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ये ऐसे जैसे पीछे बनाए थे। ठीक है, पर ऐसे ज़्यादा नहीं करें। ठीक, चलो ये भी है हमारा एल डिस्टेंस, ऐसे कर ही लो यार, एल। ठीक, यहाँ आर ए, यहाँ आर बी। फिर से वही बात कि यहाँ पे आर ए आर बी सिर्फ क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें एक चीज़ जान लो कि अब फिर से हम अगर ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो मुश्किल होगी, सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, टाइम लग जाएगा और जो है बहुत ज़्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा, मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा। जब सरल काम से हो जा रहा है तो क्यों इसको हार्ड करें। ठीक है, तो फिर से वही टोटल लोड निकाल लो। वहाँ मैंने टोटल लोड करके नहीं लिखा था, यहाँ लिख दे रहा हूँ टोटल लोड। तो टोटल लोड कैसे निकाला, ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसी से हम लोग टोटल लोड निकाल लेंगे। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब हाफ इंटू बेस कितना है हमारा डब्लू, डब्लू हमारा बेस है, डब्लू। अच्छा, यूनिट के साथ करते हैं ताकि जो है आप लोग को समझ में आ जाए भाई कि हाँ किलो न्यूटन बन गया, लोड बन गया। एच कितना है, हाइट, हाइट हमारा ये है एल, एल हमारा क्या है मीटर। ठीक, मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना बचा, सब मल्टीप्लाई कर दो, डब्लू एल टू, तो डब्लू एल बाई टू, और बचा क्या किलो न्यूटन। ठीक, तो टोटल लोड टी एल लिख दे रहे हैं हम, टोटल लोड कितना आ गया डब्लू एल बाई टू किलो न्यूटन। ठीक है, टोटल लोड। अच्छा, ये टोटल लोड कहाँ एक्ट करेगा, जैसे कि ऊपर वाले फिगर में देखो, को मैं दिखाता हूँ यूडीएल वाले में। तो हमने कहा कि ये भाई जो अगर टोटल लोड मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, चल लिखा था हटा दिया। ठीक है, लिख देते हैं टोटल लोड बराबर डब्ल्यू एल किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये जो टोटल लोड है यहाँ पे हमने कहा कि मिड पे एक्ट करेगा। ठीक, क्योंकि ये रेक्टेंगल था तो उसके हिसाब से हमने इसको टोटल लोड निकाल लिया। लेकिन हम जानते हैं कि भाई ट्रायंगल में तो मिड में नहीं होगा, ट्रायंगल में तो आएगा नहीं, तो कहाँ कितने पे आएगा, कलर चेंज करके बताते हैं। देखो ये आएगा तुम्हारा, जो अगर कोई पूछे कि यूवीएल में टोटल लोड कहाँ पे आएगा, कहाँ पे एक्ट करेगा, तो बताना जहाँ पे इसका सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, बस सेंटर के चक्कर में हमने गड़बड़ कर दिया। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा और बड़ा, बस। अब देखो इस डायरेक्शन से अगर चलो बी पॉइंट से इधर की ओर, ए पॉइंट की ओर, तो ये हो जाएगा एल बाई थ्री। ठीक, एल बाई थ्री हम लोग जानते हैं। ठीक है, और अगर कोई पूछे चलो बेस से तो एल बाई थ्री डिस्टेंस पे सेंटर है, लेकिन बताओ टॉप से कितना कितना होगा, ये यहाँ से टॉप, तो इधर से हो जाएगा टू एल बाई थ्री डिस्टेंस पे। ठीक है, कितना, टू एल बाई थ्री डिस्टेंस पे। ठीक, ये बताना। तो यहाँ जो टोटल लोड आएगा डब्ल्यू एल बाई टू किलो न्यूटन का,
इस तरह से। अब इसको एक दूसरे फिगर में बना लेते हैं, हम कन्वर्ट कर लेते हैं, दूसरे फिगर में फट से बनाते हैं, कोई समस्या नहीं। ये है ये, और ये हो गया हिंज। चलो रोलर ही बना देते हैं, नहीं तो फिर ये होगा कि यार वहाँ ऊपर रोलर बनाया था, यहाँ हिंज बना दिए। ये लो रोलर, ये हो गया हिंज। और ये कितना WL/2 पे लग रहा है, उसको हम इसी कलर में दिखा देते हैं कि यहाँ पे लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये कितना लग रहा है, WL/2 किलो न्यूटन का, ठीक है। और यहाँ बी पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी है L/3, L/3। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी है 2L/3, 2L/3। ये क्यों कर रहा है अभी दिख जाएगा, एकदम साफ साफ दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब इस फिगर से हम लोग नए फिगर से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लो, कोई हॉरिजेंटल फोर्स है नहीं है, कौन है, वर्टिकल, तो वही लिख लो। समीशन स्टेप 1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, अब सब कुछ वैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Fy = 0, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। Fy = 0 क्या आएगा, यहाँ यहाँ आर बी कर लो, यहाँ आर ए आर बी, ठीक, रिएक्शन आएंगी, ठीक है। तो RA + RB बराबर कितना है, WL/2, WL/2। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हम्म अगले ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या करना है हमें, समेशन, समेशन MA = 0, MA = 0, ठीक। क्या करना है इसमें, ऐसे अगर गया एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और ऐसे गया तो निगेटिव। और मूवमेंट हमारा क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो देखो आर बी, इस ये आर बी इसको किस तरफ ढकेल रहा है, ऊपर की ओर। और अगर आर बी जाएगा तो ऐसे कुछ बनेगा, एक ही ओर, ऐसे टेढ़ा, तो इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो लिखो फोर्स यानी आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, ठीक। अब यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। इसको हटा दो, हाँ। अब देखो, अब ये वाला फोर्स WL/2, WL/2 कैसे जा रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर तो जा रहा है, लेकिन ये कैसे, इस क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज हमने कैसे लिया, निगेटिव, तो क्लॉकवाइज हम निगेटिव लिख लेते हैं, तो WL/2, ठीक। और कितने डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी है, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ ए पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 12/3, तो उसको लिख लो 2L/3, ठीक, बराबर 0, कोई और फोर्सेस नहीं है, ठीक। आर बी, अब इसी को सॉल्व कर लो, अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा। और माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो गया, WL² / 3 बराबर 0। तो आर बी इंटू एल, अब ये WL² / 3 को इक्वल टू के इस तरफ, पॉजिटिव WL²/3, और एल यहाँ नीचे चला जाएगा, आर बी = WL²/L3, ये कैंसिल हो गया। तो आर बी कितना आ गया, आर बी बराबर WL/3, ठीक है। फिर आर ए आ गया, अब इसी को हम उठा के पहले इक्वेशन में लिख दें, आर बी का वैल्यू, तो हमको जो है मिल जाएगा RA + RB बराबर WL/2। तो RA + RB कितना है, RB हमारा WL/3 है ना, रुको, हाँ WL/3 है, WL/3 बराबर WL
और ये इस तरफ माइनस हो जाए, आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल बाई 3। ठीक, एलसीएम ले लो। आर ए बराबर हम लिख लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिए तो ये क्या हो गया 6। तो ये ठीक है, 3 WL हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6, 3 ऊपर चला गया। ठीक है, और यहाँ 2 3 2 जा तो 2 WL। ठीक, तो यहाँ आर ए बराबर कितना आ जाएगा, WL/6। ठीक, तो आर ए हमें आ गया WL/6। ठीक है, तो इस तरह से निकलेगा। ठीक, तो होप करता हूँ कि आप लोग को भाई ये सब बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, लेक्चर बार बार देखना। और अगर किसी और उस पर देखना चाहते हो, क्या कहते हैं, सोल्यूशन देखना चाहते हो या कोई और उस पर डेरिवेशन देखना चाहते हो तो बताना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस एफ डी बी एम डी। भाई इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, रिएक्शन फोर्सेस, क्योंकि ये पहला स्टेप ही है एस एफ डी बी एम डी का, रिएक्शन फोर्स निकालना। इसीलिए अगला लेक्चर इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से एकदम बार बार इसको लगाना, बार बार लगाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस 5 5 बार एक बार लगा लिए ना, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा सब। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसका नाम है एस एफ डी बी एम डी। तब तक के लिए थैंक यू।